अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 181 प्यार का इजहार। पाहुजा साहब सुजॉय के गले से लगे खामोशी से सिसकते जा रहे थे। यहाँ तक कि सुजॉय को शर्मिंदगी ने आ घेरा कि उसने अभी डैड से ये सब सवाल क्यों किए। उसने पाहुजा साहब के गले से लगे हुए ही उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, डैड प्लीज इस तरह रोइए मत। सॉरी मैंने आपसे उस लहजे में बात की, लेकिन प्लीज आप अगर इस तरह से रोते रहेंगे तो आपकी तबीयत जो भी संभली है वो फिर से खराब हो जाएगी। कहते हुए उसकी खुद की आवाज रूंधी जा रही थी। कहकर उसने धीरे से उन्हें खुद से अलग किया, फिर उन्हें बेड पर बिठाकर वो भी उनके बगल में आकर बैठ गया। तब पाहुजा साहब ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, मैं जानता हूं बेटा, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने से कई ऐसे वाकये गुजरे होंगे जिनसे रिलेटेड तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे सुजॉय, और एक बाप होने के नाते मेरा ही फर्ज तो होता ही है कि मैं तुम्हारे उन सारे सवालों का जवाब दूं। कहकर उन्होंने प्यार से सुजॉय का चेहरा देखा। वो पूरे ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। पाहुजा साहब ने फिर नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, लेकिन इस मामले में मेरे हाथ, मेरी जुबान इतनी बंधी हुई है बेटा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं। कहते हुए पाहुजा साहब का गला एक बार फिर से भराया था। सुजॉय ने उन्हें तेजी से आगे बढ़कर एक बार फिर से उन्हें गले लगाते हुए कहा, नो डैड, अब मैं कभी उन सवालों को आपकी जुबान पर लाऊंगा भी नहीं। आप और मां लड़ाई झगड़े करें चाहे जैसे भी रहें, आप दोनों का मेरी जिंदगी में होना ज्यादा जरूरी है, आप दोनों से जुड़े कोई सवाल नहीं। कहते हुए उसने पाहुजा साहब को एक बार और जोर से भींच लिया, जैसे कि ख्वाबों में उन्हें खुद से दूर करने का ख्याल तक नहीं लाना चाहता हो। तभी मां के बारे में बोलते हुए सुजॉय को याद आया। उसने कुछ दबे लहजे में जल्दी से कहा, वैसे डैड एक बात है जो सुबह से खटक रही है मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ मेरा वहम है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस, लेकिन ये बात इतनी छोटी भी नहीं है कि जिसे इग्नोर किया जा सके। कहकर उसने लतिका जी के हाथों वाला ग्रीस सुलोचना जी के मास्क और चेहरे पर लगे होने की बात बताई। पूरी बात सुनकर पाहुजा साहब की आंखों में जैसे फिक्र के बादल छा गए थे। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, आज मुझे एक वादा दो सुजॉय। कहते हुए उन्होंने उसका हाथ थामकर अपने दोनों हाथों में समेट लिया। तब सुजॉय ने उनके हाथ को अपनी हथेली में समेटा और उन्हें आंखों से लगाते हुए बोला, एनीथिंग फॉर यू डैड, आप एक बार हुक्म तो कीजिए। आपका ये बेटा चाहे जैसे भी हो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। ये सुनकर पाहुजा साहब ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे बेटा, और मुझे प्राउड है कि मैं तुम्हारे जैसे बेटे का डैड हूं। बस मुझे एक वादा दो सुजॉय, कि चाहे जो कुछ भी हो सुलोचना का ध्यान अब तुम रखोगे। मैं मजबूर हूं कि मैं अपनी कसम से बंधा हूं, लेकिन अब जैसे उसकी हालत है उसके बाद मैं उसे अब अकेला नहीं छोड़ सकता। सुजॉय ने उन्हें मान से देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूं डैड कि मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। जितनी मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें चाहिए होगी मैं प्रोवाइड कराऊंगा उन्हें। आप बस परेशान मत होइएगा, सब ठीक होगा। सुजॉय ने इतने यकीन से बात कही कि पाहुजा साहब की आंखें भर आई थीं। उन्होंने सुजॉय को कंधे से थपथपाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि मेरी आजमाइश पर तुम खरे उतरोगे बेटा। इधर लैला घर लौटकर पैकिंग में बिजी थी। मारिया लगातार उसकी हेल्प कर रही थी। फिर उसने कबर्ड से कुछ नए कपड़ों के पैकेट उसके सामने रखते हुए कहा, ये कुछ नए आउटफिट्स हैं जो डिजाइनर ने भिजवाए हैं, आप इन सबको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर फिटिंग में कुछ इशू है तो वो लोग ठीक करवाकर कल के कल ही भिजवा देंगे। लैला ने कुचटती हुई सी नजर उन कपड़ों पर डाली और फिर बेमन से ठीक है कहा। फिर जैसे अपने सवालों में ही गुम लैला को कुछ याद आया, उसने जल्दी से मारिया से पूछा, अच्छा मारिया, तुम्हें सुलोचना ताई के बारे में और कुछ पता है क्या? मेरा मतलब कि उनके पति या बच्चे कोई नहीं है? मारिया ने कपड़ों के बैग को अरेंज करते हुए कहा, नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना ताई की फैमिली के बारे में। हमने जब से उनके बारे में जाना तो यही जाना कि वो एक जूनियर आर्टिस्ट थी,
करियर के बीच में ही उन्हें टीबी हो गई थी। तब से यूनियन ही उनका खर्चा उठा रहा है। फिर जैसे उसने एकदम से कुछ याद करते हुए बीच में ही कहा, लेकिन ताई की जिंदगी में कुछ तो अलग है, क्योंकि यूनियन हेल्प करती है कई लोगों को, मगर जिस तरह ताई के लिए रेगुलर मंथली बेसिस पर पैसे जाते हैं ना, आज तक किसी और आर्टिस्ट के लिए वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ताई का स्पेशल केस क्या है वो तो डेविड अंकल ही बता सकते हैं, मारिया ने कहा और फिर से लैला का सामान एडजस्ट करने लगी। जबकि उसका जवाब सुनकर लैला झुंझला सी गई थी। उसके मन में अभी बस एक ही बात गूंज रही थी कि पाहूजा साहब बार बार एक कसम की बात कर रहे थे। ये तो समझ में आ रहा था कि लतिका जी ने उन्हें सुलोचना ताई से कभी ना मिलने की कसम दी थी, लेकिन उस कसम के एवज में पाहूजा साहब ने आखिर अपनी कौन सी बात मनवाई होगी। सुजॉय सुबह सुबह उठकर सुलोचना जी को विजिट करने हॉस्पिटल जा रहा था। हॉल से निकलते ही उसकी नजर वहां बैठी लतिका जी और जेनी पर पड़ गई। जेनी को देखते ही उसका मन अजीब कड़वा सा हो गया। बीते दिनों में उसने जो कुछ भी सुजॉय के साथ किया था, अब उसके बाद सुजॉय को उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। उसने दोनों को बुरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उसके पीछे से जेनी की आवाज आई, हे सुजॉय, गुड मॉर्निंग। ना कोई हाय ना हेलो, और इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सुजॉय को उसका इस तरह टोकना बेहद गुस्सा दिला गया। उसने एक झटके से मुड़ते हुए कहा, तो मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी तो नहीं हो गई हो ना कि मुझे तुमको ऐसा बताना जरूरी हो गया? उसका ऐसा जवाब सुनकर लतिका जी ने कुछ डांटने वाले अंदाज में कहा, सुजॉय, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं क्या? सारे मैनर्स भूलते जा रहे हो तुम। तब जेनी ने उन्हें रोकते हुए कहा, जाने दीजिए ना आंटी, मुझे इसकी बातें बुरी नहीं लगती। और सुजॉय, कहकर जेनी कुछ कदम चलती हुई सुजॉय के पास आई और फिर आगे कहा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। अगर तुम सुलोचना जी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब उसका कोई खास फायदा नहीं है। उतने सालों की बीमारी से उनके लंग्स बुरी तरह से अफेक्टेड हो चुके हैं। एक लास्ट स्टेज टीबी पेशेंट जिसका बच पाना मुश्किल है, तुम्हारा उसके लिए अपना इतना वक्त बर्बाद करने का कोई सेंस बनता है क्या? वो भी एक ऐसी पेशेंट जिसको ना तो तुम ठीक से जानते हो और ना ही उससे पहले कभी मिले हो। जेनी की बात सुनकर सुजॉय ने सख्त नजरों से उसे देखते हुए कहा, आई कांट बिलीव दिस जेनी। एक डॉक्टर होकर तुम किसी पेशेंट की हेल्थ के बारे में इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकती हो? अरे डॉक्टर्स का काम तो अपने पेशेंट की आखिरी सांस तक भी जीने की उम्मीद देना होता है, और तुम हो कि इस तरह की बातें कर रही हो। कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर एकदम से कॉन्फिडेंट अंदाज में बोला, खैर, मैं सुलोचना ताई को देखने हॉस्पिटल जाऊंगा, और यही नहीं, मैं उनके लिए डॉक्टर भी बदलूंगा, क्योंकि एक नेगेटिव माइंडेड डॉक्टर चाहे कितना भी अच्छा इलाज क्यों ना कर ले, अपने पेशेंट के लिए वो कभी सही नहीं हो सकता। कहकर सुजॉय वहां से अगले ही पल निकल गया। पीछे लतिका जी और जेनी अवाक से उसे जाता हुआ देखते रह गए। उधर लैला भी हॉस्पिटल पहुंची ही थी कि तभी उसे बाहर वाले कॉरिडोर में ही डेविड नजर आया। डेविड ने उसे देखते ही जल्दी से कहा, लैला बेटा, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं भी बस आपको ही फोन करने जा रहा था। लैला ने कुछ चौंकते हुए पूछा, क्यों डेविड अंकल, सब ठीक तो है ना? लेकिन डेविड ने उसकी बात का जवाब दिए बिना आईसीयू की तरफ बढ़ते हुए कहा, आप आइए तो सही, अभी पता चल जाएगा। कहकर वो कुछ और तेज कदमों से चलने लगा। लैला भी भागी भागी उसके पीछे जाने लगी। उसका दिल किसी अनहोनी की आहट से डरा जा रहा था। जैसे ही दोनों आईसीयू के गेट पर पहुंचे, वैसे ही वहां मौजूद नर्स ने लैला से कहा, कांग्रेट्स मिस लैला, पेशेंट अब कोमा से बाहर है। ये सुनते ही लैला की आंखों में खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव उमड़ने लगे थे। उसने मुड़कर डेविड की तरफ देखा तो उसने भी धीमे से हामी भरी। तभी एक दूसरी नर्स ने अंदर से आते हुए कहा, मिस लैला, पेशेंट आपसे मिलना चाहती है। लैला ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और तेजी से अंदर की तरफ चली आई। अंदर आकर उसने देखा कि ताई की आंखें उसी पर टिकी थी। उसने एकदम से उनके करीब जाकर उनका हाथ थामा और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है ताई कि आप कोमा से बाहर हैं अब। तब ताई ने उखड़ी हुई आवाज में बीच में कहा, लैला बेटा, मैं जानती हूँ कि
आपने इतने दिनों में मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो शायद ही कोई और कर पाएगा। बस एक आखिरी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। काम है मेरा बेटा, अगर आप कर सको तो। कहकर ताई खामोश हो गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। लैला ने बेचैनी से कहा, आपके मन में जो भी बात है ताई वो बेझिझक कहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। आप बस बोलिए तो सही। ताई ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मैं बोलूंगी बेटा, मैं बोलूंगी। आपसे कहा तभी तो साहिब ने मुझसे बात की। अब मेरा एक आखिरी काम भी आप ही कर पाओगी बेटा। मैं बताती हूँ आपको। कहते हुए उन्होंने उठने की कोशिश की तो लैला ने उन्हें उठकर बैठने में मदद की। फिर बेड की बैक से पीठ टिकाते हुए ताई ने कुछ पल यूं ही अपनी सांसें बहाल करने में बिता दिए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, एक आखिरी ख्वाहिश है किसी और से भी मिलने की, और उसका नाम है। अभी ताई कह ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला और सुजॉय ने अंदर कदम रखा। लैला को वहां बैठे देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तो तुम पहले से यहाँ मौजूद हो? तुम्हें न्यूज मिल गई पहले ही? लैला ने देखा कि सुजॉय को आता देखकर ताई ने एकदम से जैसे अपने होठों को सी लिया। उन्होंने सुजॉय की तरफ एकदम चौंक कर गौर से देखते हुए कहा, आप यहाँ? सुजॉय ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुछ हैरान होते हुए कहा, आप मुझे जानती हैं? तो ताई ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया, जबकि लैला सुजॉय के आने से ताई की बात अधूरी रह जाने की वजह से बेचैन सी हो रही थी। सुजॉय अब उनसे उनका हालचाल पूछ रहा था और लैला की नजरें ताई पर ही टिकी थीं। फिर सुजॉय ने लैला से पूछा, तुम्हारी पैकिंग हो गई? लैला उसे जवाब देने लगी। तब उसने कनखियों से देखते हुए महसूस किया कि ताई ने साइड टेबल पर रखा लेटर पैड और पेन उठाया और उस पर कुछ लिखने लगी। लैला ने कुछ और सवाल जवाब के बाद सुजॉय से कहा, मेरे ख्याल से अब हमें ताई को आराम करने देना चाहिए, चलो बाहर चलते हैं। कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया। लैला ने एक नजर ताई को देखा तो ताई ने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी हथेली में कुछ पकड़ा दिया। लैला ने चौंक कर उनका चेहरा देखा और फिर अपनी हथेली की तरफ। वो कोई कागज का टुकड़ा था। अभी लैला उनसे कुछ पूछती ही कि तभी सुजॉय ने दरवाजे की तरफ से कहा, चलो लैला। लैला ने जल्दी से अपनी मुट्ठी में पकड़ा वो पेपर पर्स में रखा और सुजॉय के पीछे जाती हुई बोली, आती हूँ ताई। उनके जाते ही ताई ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि अब जैसे उनके मन पर पड़ा एक आखिरी बोझ भी अब हल्का होने वाला है। सुजॉय जैसे ही आईसीयू से बाहर निकला वैसे ही उसकी नजर डॉक्टर पर पड़ी। उसने एकदम से उस डॉक्टर के पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहते हुए वो उन्हें एक कोने में लेकर चला आया। डॉक्टर ने सीरियस लहजे में कहा, जी बोलिए। तब सुजॉय ने कहा, मैं चाहता हूं कि सुलोचना जी की फर्दर ट्रीटमेंट डॉक्टर जेनिफर से नहीं बल्कि डॉक्टर आहूजा से करवाई जाए। इनफैक्ट मैंने उनसे बात भी कर ली है। अब सुलोचना जी के केस में असेसमेंट के लिए आप उन्हें ही कॉल करेंगे, डॉक्टर जेनिफर को नहीं। इतना कहकर उसने अपने वॉलेट से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और फिर डॉक्टर की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये मेरा नंबर है, अब से पेशेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे और किसी को नहीं। डॉक्टर ने उसका कार्ड लेते हुए कहा, श्योर सर, मैं ये सब अपडेट करवा देता हूं। कहकर वो वहां से चला गया। तब लैला धीरे धीरे चलते हुए सुजॉय के पास आई और कहा, थैंक यू सो मच सुजॉय साहब, कल मुझे लंदन के लिए निकलना है और तब से मैं इसी फिक्र में थी कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। सुजॉय ने यह सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये सब करना ही था। कहते हुए उसका दिल चाहा कि वो उसे ये भी बता दे कि ये सब वो डैड के कहने पर कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों कुछ सोचते हुए वो एकदम से खामोश हो गया। फिर उसने लैला की तरफ गौर से देखते हुए कहा, चलो ताई के कोमा से बाहर आने की खुशी में कैंटीन से कॉफी पीकर आते हैं। लैला मुस्कुराते हुए उसके साथ कैंटीन की तरफ बढ़ गई। अपनी अपनी कॉफी लेकर दोनों कैंटीन से सटे गार्डन एरिया में आ गए थे।
सुजॉय वहीं बने एक सीमेंटेड बेंच पर बैठते हुए बोला, तो लैला, कल तुम जा रही हो? लैला ने कॉफी की सिप लेते हुए सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, लगभग 1 महीने के लिए। सुजॉय उदास नजरों से उसे देखते हुए बोला, पता है लैला, जब तुम्हें पहली बार देखा था तो सोचा ही नहीं था कि कभी तुम्हारे इतनी नजदीक भी आना चाहूंगा, और अब देखो, जब इतने नजदीक आ गया हूं तो तुम्हें दूर जाने देने का मन ही नहीं कर रहा। ये सुनते ही लैला ने उसे चौंक कर देखा। सुजॉय उसकी हिरणी सी आंखों में दूर दूर तक फैली हुई हैरानी देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ लैला, तुम्हारे इतने दिनों के लिए जाने का नाम सुनकर मुझे न ढंग से नींद आ रही है और न ही चैन। मैं इतना प्यार करने लगा हूं तुमसे। लैला उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई। उसके गुमान में भी नहीं था कि सुजॉय उससे अपने प्यार का इजहार किसी ऐसी जगह और इस तरह से करेगा। क्या सुजॉय के इमोशंस जानकर लैला भी करेगी अपने जज्बात का इजहार? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।